गुड आफ्टरनून बेटा। गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। आवाज आ रही है? यस सर। शाबाश बेटा। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहे थे और अंतिम जो टॉपिक हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। आज बच्चे कम क्यों हैं? चलो, सामाजिक जो विभिन्नता है उनका अवलोकन, वो चीज हमने पढ़ ली थी। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था समाधान, कि जब हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज की गई, जब यहां पर सर्च अभियान चलाया गया तो यहां पर विभिन्न प्रकार की जो कब्रें थी वो मिली है। तो पहले क्या करते थे कि जो व्यक्ति खत्म या मर जाता था उसको क्या है, गर्त में गाड़ दिया जाता था। और गर्त का मतलब मैंने आपको बता दिया था, गड्ढा, यानी कि गर्तों में जो व्यक्ति मर जाता था उसको गड्ढों में दबा दिया जाता था। अब जब वहां पर उन गड्ढों की खुदाई की गई तो वहां पर कुछ गड्ढे ऐसे थे या गर्त ऐसे थे जिनका जो निर्माण था वो पक्की ईंटों के द्वारा किया हुआ था, और कुछ गर्त ऐसे थे जो बिल्कुल साधारण तरीके से किए हुए थे। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो डेड बॉडी ऐसे गर्त में मिली है, जो गर्त पक्की ईंट के द्वारा चारों तरफ उसकी दीवार बनी हुई है, पूरी सुरक्षा के साथ वो गड्ढे को बनाया हुआ है, तो इससे ऐसा लगता है कि जो मरने वाला व्यक्ति था वो धनी वर्ग से था, पैसे वाले वर्ग से था। ये थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया। और जो साधारण था, सिंपल सा था, उसे मान लिया कि ये मध्यम वर्ग का व्यक्ति होगा या गरीब व्यक्ति होगा जिसके पास ऐसा कुछ था नहीं, इसीलिए इसको साधारण गड्ढे में दबा दिया गया मरने के बाद में। और उसके बाद में एक चीज और बताई थी मैंने कि जैसे ही कोई व्यक्ति खत्म हो जाता था तो उसके साथ उसके काम में लेने वाली कई बेशकीमती जो वस्तुएं होती थी वो उसकी डेड बॉडी के साथ ही गड्ढों में क्या कर दी जाती थी, दबा दी जाती थी। जैसे अब कोई अमीर खत्म हो रहा है तो उसके साथ जैसे अंगूठियां हो गई, मनके हो गए, मालाएं हो गई, तो इस प्रकार की चीजें मिली हैं। और बेचारा कोई गरीब डेड बॉडी थी जो उसका अस्थियों का पंजर मिला है, वहां पर साधारण से जीवन में काम आने वाली वस्तुएं थी। तो जिससे लोग अंदाजा लगा लेते थे कि ये जो व्यक्ति है ये उस समय का अमीर व्यक्ति रहा होगा और ये जो व्यक्ति है उस समय का गरीब व्यक्ति रहा होगा। तो इन चीजों के बारे में हमने क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था। ठीक है, चले आगे बेटा। यस सर। देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो खोज हुई उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लगभग 1980 तक जो हड़प्पा कालीन जो केंद्र थे जहां पर खुदाई हो रही थी, 1980 तक वहां पर खुदाई का कार्य चला। और आप यकीन करेंगे कि आज तक हड़प्पा कालीन सभ्यता में मात्र 20 से 30% हिस्से की ही खुदाई हो पाई है। इतने बड़े एरिया में हड़प्पा कालीन सभ्यता थी कि जो हमारे पुरातत्वविद हैं या इतिहासकार हैं जो खनन का कार्य कर रहे थे वो मात्र 20 से 30% ही इस क्षेत्र की क्या कर पाए हैं, खुदाई कर पाए हैं। यानी कि पूरे हड़प्पा कालीन जितने भी केंद्र थे उनकी खुदाई नहीं हो पाई है। ठीक है, और एक चीज और थी यस सर। कि जैसे बताया था कि एक शब्द आ रहा है मनके, बार बार में मनके आ रहे हैं। अब मनके का प्रयोग कौन करता था उस समय, जैसे मनके होते मोती, तो उस समय मनके का प्रयोग कौन करता था, जैसे कोई अमीर व्यक्ति होता था, विलासिता का जीवन जो व्यक्ति जीता था वही मनके की माला पहनता था। अपनी जो अंगूठी होती थी उसमें अपनी अंगूठी में मनके का प्रयोग करता था। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय विलासित जो व्यक्ति था वो मनके का ज्यादा प्रयोग करता था, या जो अमीर वर्ग का जो व्यक्ति था वो मनके का ज्यादा प्रयोग करता था। ठीक है, और सैकड़ों की संख्या में खुदाई के दौरान क्या मिले हैं, मनके मिले हैं। ठीक है, आगे चले बेटा।
यस सर। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है आपके, वो आ रहा है आपके, लिखो, विलासिता की वस्तुओं की खोज। यानी कि जो विलासिता की जो वस्तुएं थी उनकी खोज। अब पता कैसे चलेगा कि ये विलासिता की वस्तुएं थी, और इस समय का जो वर्ग था वो कौन कौन सा विलासित या अमीर वर्ग में, विलासिता का मतलब होता है अमीर वर्ग। जैसे आज अपने घर में जो भी विलासिता ऐशो आराम की जो वस्तुएं हैं उनको हम यूज में करते हैं, तो हम विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं। और बेचारे गरीब है, मजदूर वर्ग है, उनके पास ये सुविधा ही नहीं है, तो इसका मतलब वो गरीब है। तो उस समय विलासिता की वस्तुओं के आधार पर जो समाज था उसको दो भागों में बांटा हुआ था। यानी कि विलासिता की वस्तुओं के आधार पर जो सामाजिक जो वर्ग था उसको दो भागों में बांटा हुआ था। पहला वर्ग, देखो पहला वर्ग था जिनके पास होती थी रोजमर्रा की वस्तुएं। यानी पहला वर्ग जो था, जब पता लगाया तो पहला वर्ग ये बता दिया गया कि वो था जिसके पास रोजमर्रा की वस्तुएं होती थी, और ये अधिकतर जो वस्तुएं होती थी वो होती थी पत्थर से बनी हुई। रोजमर्रा की वस्तुएं किससे बनी हुई? पत्थर से बनी हुई। यानी कि पहला जो वर्ग था उसके लिए जो हमारे इतिहासकार थे वो क्या कह रहे थे कि पहला वर्ग ऐसा था जिसके पास अधिकांश जो रोजमर्रा की जो वस्तुएं थी वो मिली है, और ये सारी वस्तुएं किससे बनी हुई थी? अधिकांश पत्थर से, जिनमें चक्कियां, जो चक्कियों के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था परसों, चक्कियां, मर्द भांड। मर्द भांड का मतलब क्या होता है बेटा? मिट्टी के बर्तन। हाँ, बर्तन। सुइया, झावा, ये इस प्रकार के वस्तुएं या रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, वो पहला जो वर्ग था उससे प्राप्त हुई है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो साधारण वर्ग था उस समय का, जो मध्यम कैटेगरी का वर्ग था, उसके पास रोजमर्रा की वस्तुएं मिली है, यानी इनके पास महंगी वस्तुएं नहीं मिली। तो जिससे अंदाजा क्या लगा लिया गया कि ये सामान्य वर्ग के व्यक्ति थे, अमीर नहीं थे। जिनके पास जो जो वस्तुएं होती थी वो किससे बनी हुई थी? पत्थर से बनी हुई थी। और इन वस्तुओं में चक्कियां, मृदभांड, सुइयां और झावा, एक प्रकार का बर्तन टाइप में होता है झावा, तो ये वहां पर खुदाई के दौरान मिला है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इस समय के जो लोग थे, जो पहला वर्ग था, वो इन वस्तुओं को काम में लेता था। ठीक है, दैट्स क्लियर? यस सर। आगे चले, पहला वर्ग हो गया। अब देखते हैं हम दूसरा वर्ग। अब देखना पड़ेगा भाई दूसरा वर्ग क्या है। पहला वर्ग तो हमने देख लिया कि ये तो सामान्य वर्ग हो गया, ये अमीर वर्ग नहीं था। दैनिक जीवन की जो यूजिक वस्तुएं होती थी वो इनके जीवन में काम आती थी, वहां तक कि ये क्या थे? सीमित थे। अब दूसरा जो वर्ग आ रहा है, वो इनके पास जो चीजें मिली है वो चीजें थी मुश्किल से मिलने वाली वस्तुएं। मुश्किल से मिलने वाली वस्तुएं। अब देखिए आप, यानी दूसरा वर्ग ऐसा वर्ग था जिनके पास जो वस्तुएं मिली है वो और कहीं पर अगर अभियान करके सर्च किया जाए या खोजा जाए तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो जिसका मतलब मुश्किल से मिलने वाली वस्तुएं जिनके पास थी वो वर्ग क्या था? अमीर था। क्योंकि अगर कोई चीज मुश्किल से मिल रही है इसका मतलब वो वस्तु कम थी, और वो वस्तु कोई खरीदेगा तो वो कौन खरीदेगा? जो व्यक्ति क्या होगा?
पैसे वाला होगा या वो व्यक्ति क्या होगा, अमीर होगा। ठीक है। और मुश्किल से मिलने वाली वस्तुएं जो उस समय की थी, तो इतिहासकार या जो हमारे पुरातत्वविद थे उनके अनुसार एक वस्तु ऐसी थी या एक धातु थी जिसके द्वारा उन वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। एक पत्थर मान सकते हैं, फयांस। फयांस यानी कहने का मतलब दूसरा वर्ग जिनके पास मुश्किल से मिलने वाली वस्तुएं होती थी, और वस्तुएं किससे बनी हुई रहती थी, फयांस से बनी हुई वस्तुएं। फयांस से बनी हुई वस्तुएं। अब देखिए फयांस क्या है, फयांस क्या है, यानी कहने का मतलब फयांस क्या है, घिसी हुई बालू। जानते बेटा बालू, नो सर। घिसी हुई बालू, बजरी जैसी जो आती है ना बालू, मिट्टी, घिसी हुई बालू, उसमें रंग मिलाकर एक चिपचिपा पदार्थ बनाकर, यानी कि घिसी हुई बालू और रंग, और उसमें एक प्रकार का जो चिपचिपा पदार्थ है उसका मिश्रण करके उसको पकाकर जो बनाया जाता है, वो पदार्थ क्या कहलाता है, फयांस। याद रखेंगे आप। यानी कि फयांस क्या है, फयांस का मतलब यह है कि जो बालू होती है ना, पिसी हुई बालू, एक तो पिसी हुई बालू और फिर उसमें रंग डाल दिया, और एक चिपचिपा पदार्थ होता है ताकि बालू और रंग को वो क्या कर दे, जोड़ दे। और चिपचिपा पदार्थ क्या है, किसके काम आता था, उसको चिपकाने के काम आता था। यानी कि घिसी हुई बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाई गई वस्तुएं क्या कहलाती थी, फयांस। यानी फयांस से बनी हुई वस्तुएं उस समय क्या होती थी, महंगी होती थी। और अभी वर्तमान में जैसे अपन देखिए सोना, अब सोने से कोई वस्तु बनी हुई है या कोई गहना बना हुआ है, तो सोना क्या है, बहुत ज्यादा महंगा है। और आज के समय में जिसके पास ज्यादा सोना है तो अपन क्या सोचेंगे, यार ये पैसे वाला, ये अमीर है। और ऐसी चीजें जो मुश्किल से मिलने वाली चीजें हैं, जैसे कोई भी महंगी गाड़ियां हैं, अब जो महंगी गाड़ी जिसके पास है, जो बहुत मुश्किल से मिलती होगी, और जो उसके पास है, तो अपन क्या सोचेंगे, यार ये व्यक्ति तो क्या है, बहुत पैसे वाला है, इसके पास ये गाड़ी है, इस कंपनी का मोबाइल है। तो ये चीजों का पता कैसे लगाते हैं, उसके रहन सहन से। ऐसी चीजें जो मुश्किल से मिलने वाली वस्तुएं, जैसे मार्कर है, ये मान लीजिए दुनिया का एकमात्र मार्कर है और इसकी आवश्यकता भी है। अगर ये दुनिया का एकमात्र मार्कर है, आज इसकी करोड़ों में कीमत है, इसको अगर कोई रख लेता है तो अपन क्या मानेंगे, और यार ये तो बहुत वाला, पैसे वाला है, इसके पास गिने चुने कुछ मार्कर थे, उसमें से एक मार्कर इसके पास है। तो ये उदाहरण मैंने आपको दिया है समझाने के लिए कि उस समय जो संग्रहण की वस्तुएं होती थी या जो उपयोग की जो वस्तुएं होती थी, उसके आधार पर यह तय किया जाता था कि यह व्यक्ति अमीर है या यह व्यक्ति गरीब है। पहला वर्ग तो मैंने बता दिया था कि डेली यूजेस में काम आने वाली वस्तुएं, जो डेली अपने घर में काम आने वाली चीजें हैं, बर्तन हो गया, मृदमान, चक्कियां, सुइयां, ये तो आम व्यक्ति के पास है। लेकिन जो दूसरा वर्ग था, उसके लिए कहा गया कि दूसरा वर्ग ऐसा था जिनके पास जो वस्तुएं थी ना, वो बड़ी मुश्किल से मिली हुई वस्तुएं थी, मुश्किल से मिलती थी। और मुश्किल से मिलने वाली वस्तुएं क्या होती थी, उस समय महंगी होती थी, कीमती होती थी। इसीलिए दूसरे वर्ग को क्या रख दिया गया, उन्होंने विलासिता वर्ग में रख दिया गया। और दूसरे वर्ग के पास फयांस से बनी हुई वस्तुएं मिली है, फयांस से बनी हुई वस्तुएं। और फयांस क्या है, तीन चीजों से बना है फयांस, पिसी हुई बालू, उसके बाद में रंग और एक चिपचिपा पदार्थ। उन तीनों को घोल करके उसको क्या कर लिया गया, पका लिया गया। और पकाकर जो वस्तु बनी वो कीमती वस्तु बन गई, वो बहुत महंगी वस्तु बन गई, जो किससे क्या कहलाई है, फयांस। एनी डाउट? नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। यानी कि फयांस से जो वस्तुएं बनती थी वो बड़ी कीमती बनती थी, और उस समय फयांस से वस्तु जो बनी हुई थी उसको कीमती वस्तु के रूप में देखा जाता था। ठीक है। और जब खुदाई की गई तो वहां पर कुछ फयांस से बनी हुई वस्तु या बर्तन मिले हैं, जिससे पता लग जाता है कि उस समय फयांस से बना हुआ जो बर्तन है या जो पात्र है वो क्या है, बहुत ज्यादा कीमती है। छोटे आकार में मिलने वाला पात्र मिला है, जैसे अपने कुल्हड़ होता है,
कुल्हड़ होता है या कलश होता है, उस टाइप में फायांस से बना हुआ एक क्या मिला है, पात्र मिला है, जो बहुत कम मिला है खुदाई में, जिससे क्या पता लगा कि ये बहुत कम मिलने वाली वस्तु थी, जो केवल उन लोगों के पास थी जिनके पास पैसा हुआ करता था, या जो फिर वो क्या थे, अमीर थे। बड़ी कठिनाई से मिलने वाली वस्तुएं, ठीक है। और फायांस से जो बनी वस्तुएं थी वो क्या है, बहुत महंगी हुआ करती थी। उसके साथ साथ ये कीमती इसलिए होती थी, क्यों, क्योंकि इसको जो बनाना था वो आसान नहीं था। यानी कि फायांस से जो वस्तुएं बनती थी वो बनाना क्या था, आसान नहीं था। इसीलिए जिस व्यक्ति के पास ये फायांस की वस्तुएं मिली है उसे क्या है, अमीरी वर्ग में रख दिया गया, यानी द्वितीय वर्ग में रख दिया गया। और फायांस के बारे में मैंने बता दिया कि फायांस क्या है, पिसी हुई बालू, रंग, चिपचिपा पदार्थ, इन तीनों को क्या किया, मिक्स किया, मिक्स कर लिया और इसको क्या किया, पका लिया। और पकाकर जो आकार दिया या जो बर्तन बनाया वो महंगी धातु हो गया, जो फायांस कहलाता है। दैट्स क्लियर। चले आगे बेटा। यस यस सर। सर। अब उस समय फायांस से बने हुए एक बर्तन का उदाहरण तो मैंने दे दिया, एक कलश की जैसे मिलने वाला एक, आप अपनी किताब में देख लीजिएगा फोटो की, फायांस से बना हुआ पात्र, छोटा सा पात्र बना हुआ है, तो वो फायांस से बना हुआ है। और वो जो पात्र होता था वो क्या होता था, कीमती होता था, ठीक है। फिर उसके बाद में फायांस से बनी हुई कुछ चीजें, तकलियां, फायांस से बनी हुई कुछ वहां पर खुदाई के दौरान क्या मिली है, तकलियां मिली है। और लघु पात्र मिले हैं। लघु पात्र का मतलब होता है छोटे बर्तन, जो किससे बने हुए थे, फायांस से बने हुए हैं, या इनमें फायांस का प्रयोग किया गया है। और ये जो छोटे धातु हैं, ये जो लघु पात्र होता था, उसके लिए ये इतिहास के जो विद्वान हैं या पुरातत्वविद हैं, उन्होंने एक आकलन लगाया होगा, एक अनुमान लगाया होगा कि ये जो छोटा धातु है वो कीमती भी है, क्या काम आता होगा। तो जो इतिहासकार थे और जो विद्वान थे, उन्होंने इस लघु पात्र के लिए एक अनुमान लगाया कि हो सकता है कि उस समय के जो लोग हैं वो इस पात्र में सुगंधित पदार्थ या कीमती वस्तु रखते होंगे। सुगंधित पदार्थ, कीमती वस्तु, यानी कहने का मतलब जो लघु पात्र मिला उसके लिए ये हमारे जो इतिहासकार या जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि उस समय इस लघु पात्र में हो सकता है कि किसी प्रकार का सुगंधित पदार्थ। अब सुगंधित पदार्थ कौन सा होता है बेटा, तो अपन दैनिक यूज करते हैं अपन जीवन में, सेंट, परफ्यूम, तो सुगंधित पदार्थ ही है वो। तो हो सकता है कि उस समय के जो लोग थे फायांस से बने हुए लघु पात्र में क्या रखते थे, सुगंधित पदार्थ या कीमती वस्तु। और जो लघु पात्र था फायांस से बना हुआ, वो बहुत ही कम लोगों के पास में था, ऐसे लोगों के पास में था जो क्या थे, अमीर वर्ग में आते थे, ठीक है। ठीक है बेटा, आगे चले। यस सर। और स्वर्ण आभूषण भी मिले हैं। स्वर्ण आभूषण किससे, संचयों से। संचयों से जब खोज की गई, खुदाई की गई, तो वहां पर कुछ स्वर्ण आभूषण भी मिले हैं कुछ मात्रा में। तो जिससे पता लगता है कि समाज में जो एक विलासिता की वस्तुओं के आधार पर जो समाज था वो कितने भागों में बटा हुआ था, 2 भागों में। पहला वर्ग जिसके पास क्या था, केवल रोजमर्रा की वस्तुएं, जो किससे बनी हुई रहती थी, पत्थर से बनी हुई रहती थी, जिसमें आपके चक्कियां हो गई, मर्दमांड हो गया, सुइयां हो गई, झावा हो गया, ठीक है, जो आम व्यक्ति के पास होती थी। दूसरा वर्ग ऐसा
जिनके पास जो वस्तुएं मिली वो बड़ी मुश्किल से मिलने वाली वस्तुएं हुआ करती थी। और अधिकांश वस्तुओं में अगर फेमस कोई वस्तु मिली है उनको, तो वो मिली है फयांस से मिलने वाले पात्र। और फयांस कैसे बनता था, फयांस का पात्र कैसे बनता था, मैंने बता दिया आपको। बालू, मिट्टी, रंग और चिपचिपे पदार्थ को मिश्रण कर लिया, उसको पका लिया, और पकाने के बाद में जो आकृति बनाई वो फयांस से बनने वाली आकृति हो गई। ठीक है, ये देखो ये फयांस हो गया। और ये फयांस की वस्तु जो होती थी वो क्या होती थी, कीमती होती थी। क्यों? क्योंकि इसको बनाना क्या होता था, मुश्किल होता था, आसान नहीं था, इसीलिए ये वस्तु क्या होती थी, कीमती होती थी। और उसके बाद में फयांस से बनी हुई तकलियां और लघु पात्र भी मिले हैं। हो सकता है कि लघु पात्रों का जो उपयोग किया जाता था वो किया जाता था सुगंधित पदार्थों को रखने के लिए, या फिर जो भी कीमती वस्तु होती थी उस समय की, उन कीमती वस्तुओं को इस लघु पात्र में सुरक्षित रखा जाता था। और कुछ जगह खुदाई में संचियों से स्वर्ण आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। दैट्स क्लियर? तकलिया क्या होता है? संचय, संचय का मतलब ये होता है जैसे अपन जैसे कोई चीज है, कोई कीमती चीज है, पैसा है या सोना है, सोने को अपन कहाँ रखते हैं संभाल के? लॉकर में, अलमारी में रखते हैं ना, या लॉकर में, सुरक्षित, यार को चोर नहीं ले जाए, चोरी नहीं हो जाए। तो जिस प्रकार से हमारी अलमारी हमारे संचयों जैसी कोई कीमती वस्तुओं को रखने की जगह होती थी है, उसी तरह उस समय में संचय को हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह या एक ऐसा पात्र या एक ऐसा आइटम हो जहां पर उस समय के जो लोग थे वो स्वर्ण यानी सोने की जो आभूषण थे उनको उसमें रखकर सुरक्षित रख देते थे। तो इस प्रकार के संचय भी मिले हैं। संचय का मतलब एकत्रित करके रखने वाली जगह। संचय कर लिया, अपन कहते हैं ना इन सभी चीजों का संचय कर लिया, लेकिन संचयों का मतलब हो गया कि संचय की हुई जो कोई भी चीज है उसको संभाल कर उस चीज में रख देना। जैसे हम लॉकर का उपयोग करते हैं सोने को रखने के लिए, रख दिया सुरक्षित, तो वैसे उस समय लॉकर की तरह ही क्या होते थे, संचय होते थे, जिनमें क्या रख दिए जाते थे, स्वर्ण आभूषण रख दिए जाते थे। क्लियर? यस सर। आगे चले। यस सर। अब कौन सा टॉपिक है बेटा, टॉपिक कौन सा है? अब किताब है क्या आपके पास बेटा, किताब है क्या? शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। कौन सा बेटा? शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, शाबाश। अब देखिए, खुदाई हो रही है, खुदाई में कई प्रकार की चीजें मिली, और इन चीजों को मिलने के बाद में कई ऐसी चीजें और मिली है जिनसे वहां के इतिहास और वहां के जीवन के बारे में पता चलता है। यानी कहने का मतलब वहां के जो लोग थे वो किन किन चीजों का निर्माण करते थे। शिल्प उत्पादन में हम यही चीज पढ़ेंगे कि उस समय के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता कालीन जो लोग थे, वो किन किन चीजों का निर्माण करते थे। बस ये चीजों को अपने को देखना है। ठीक है, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी यानी कि इसमें हम एक चीज जानने का प्रयास करेंगे कि उस समय के जो लोग थे वो कौन कौन सी वस्तुओं का क्या करते थे, निर्माण करते थे, कौन कौन सी चीजों का क्या करते थे, निर्माण करते थे या बनाते, और कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें हमें प्राप्त हुई है, या जो हमारे इतिहासविद है या जो हमारे इतिहासकार है उन्हें कौन कौन सी जगह पर ये चीजें प्राप्त हुई है, और कौन कौन सी चीजों पर, कौन कौन सी जगहों पर कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती थी। इस टॉपिक में हम इसी चीज का अध्ययन करेंगे। मैंने बता दिया, पहला शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी हम क्या करेंगे, समझने के लिए हम ये कहेंगे कि शिल्प उत्पादन के विषय की जानकारी के लिए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी चीजों को क्या किया जाता था,
वहां पर लोग निर्माण करते थे और कहां कहां पर कौन कौन सी चीज और क्या क्या बनाया जाता था और किस प्रकार से बनाया जाता था, वो इस चीज की जानकारी आपको इस शिल्प उत्पादन के विषय की जानकारी में हम लेते हैं। अब आपको मैं बता दूं, जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा केंद्र, वो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है। हड़प्पा जो कालीन क्षेत्र है वो आपका कितने एरिया में फैला हुआ है? 125 हेक्टेयर में। इसके विपरीत एक जगह है चनहूदड़ो, ये फैला हुआ है आपके 7 हेक्टेयर में। एक नाम आ गया है चनहूदड़ो, आप अपने जो किताब का मैप है उसमें देख लीजिए, चनहूदड़ो एक जगह है, उसमें देख लीजिएगा आप, जिसका क्षेत्रफल कितना है? मात्र 7 हेक्टेयर। छोटा सा एरिया है हड़प्पा, जहां पर 125 हेक्टेयर है, वहां पर मात्र चनहूदड़ो 7 हेक्टेयर जगह पर ही फैला हुआ है। लेकिन चनहूदड़ो से रिलेटेड आपको पता चल जाएगा कि यहां पर किन किन चीजों का शिल्प उत्पादन किया जाता है। एक छोटा सा क्षेत्र, चनहूदड़ो छोटा क्षेत्र, लेकिन ये कह सकते हैं कि छोटा क्षेत्र होने के बावजूद भी इसे मुख्य शिल्प उत्पादन की जगह कहा जा सकता है। शिल्प उत्पादन, शिल्प उत्पादन का कारखाना कह सकते हैं, ये मान लीजिए आप चनहूदड़ो को। यानी कि छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन अगर यहां पर खुदाई के दौरान जब पता चला तो सबसे ज्यादा शिल्प उत्पादन का अगर उदाहरण मिला है तो वो कहां मिला है? चनहूदड़ो में। और यहां पर मुख्य रूप से क्या बनाया जाता था? मनके, याद रखेंगे, मनके, मनके बनाना। एक है शंख काटना, यानी कहने का मतलब चनहूदड़ो जो किसके लिए फेमस है? मनके बनाने के लिए, संग काटने के लिए, धातु कर्म और मोहर। देखो शिल्प कार्य में क्या क्या कार्य होता था, अब आप देख लीजिए खुद बेटा। शिल्प कार्य में क्या क्या कार्य करते थे? वो मनके बनाते थे, शंख काटते थे, धातु यानी धातु का कार्य करते थे, जो भी धातु, लोहा हो गया, तांबा हो गया, और उसके साथ साथ मोहरे बनाते थे, और बाट बनाने का कार्य यहाँ पर क्या किया जाता था। कहां पर? चनहूदड़ो में। याद रखेंगे, चनहूदड़ो ये कह सकते हैं कि छोटा क्षेत्र, लेकिन शिल्प उत्पादन का फैक्ट्री या कारखाना चनहूदड़ो को कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मनके बनाने का कार्य होता था, शंख काटने का कार्य होता था, धातु कर्म, धातु से जो वस्तुएं बनाई जाती थी वो भी कार्य यहाँ पर होता था, मोहरे बनाई जाती थी, और बाट भी यहाँ पर बनाया जाता। बाट का मतलब जो किसी का वजन माप तोल करने का जो होता है बाट, वो ये है यहाँ पर। ठीक है, उस चीज को ध्यान रखेंगे आप। देख लीजिए आप, लिख लिया? बेटा लिख लिया क्या? यस सर। Yes, अब देखिए मनके कैसे बनते थे, मनके किस प्रकार से बनाए जाते थे। मनकों का निर्माण, यानी कि जो मनके होते थे, मनके मतलब मोती, जो आज के समय पर मोतियों की माला पहनते थे वो मनके ही तो होते हैं। तो ये जो मनके होते थे वो किस प्रकार से बनते थे? तो मैं आपको बता दूं, जो मनके होते थे वो अलग अलग धातु व विशेष प्रकार की डिजाइन से बनाए जाते थे। यानी कि जो मनके होते थे, मोती, गोल मोती या अलग प्रकार का मोती मनका हो, वो अलग अलग धातुओं से और विशेष प्रकार की डिजाइन इनको क्या की जाती थी? दी जाती थी। कोई गोल है, कोई चपटा है, कोई सीधा खड़ा है,
तो कहने का मतलब है कि जो मनकों का निर्माण होता था वो अलग अलग धातुओं से और विशेष प्रकार की डिजाइन के द्वारा किया जाता था। अब देखो मनके कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। जब खुदाई की गई तो कौन कौन से मनके प्राप्त हुए हैं, यानी खुदाई के दौरान चनहुदड़ों से कौन कौन से मनके हमें प्राप्त हुए हैं। एक होता है कार्निलियम, ठीक है, पहला है कार्निलियन, ठीक है। कार्निलियन यानी कि एक प्रकार का ये क्या है, मनका है कार्निलियन, जो कि सुंदर लाल रंग का होता है। कार्निलियन का मनका पहला लिख लीजिए आप। जो मनके प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से मिले हैं। कार्निलियन जो कि लाल रंग का सुंदर मनका हुआ करता था, ठीक है। जैस्पर, फिर हो गया जैस्पर, जैस्पर स्फटिक, लिखते जाइए बेटा, कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्स, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्स, लिख रहे हो ना बेटा। सेल खड़ी के पत्थर, यानी कि जो मनके मिले हैं वो किस किस चीज से बने हुए हैं वो हम लिखा रहे हैं। सेलकड़ी का पत्थर हो गया। अब जैसे कुछ धातु भी मिली है, धातु के मनके भी मिले हैं। जो धातुओं के मनकों में कौन कौन सा है आपके, तांबा, कांसा, तांबा, कांसा, सोना, तांबा, कांसा, सोने, सोने की वस्तुएं, शंख, सोने की वस्तुएं, शंख, फयांस, व पक्की मिट्टी से बने, ये लिख लीजिए आप। यानी कि जो मनके थे वो किस किस से बने हुए प्राप्त हुए हैं। मनके जो उस समय के मनके थे वो कौन कौन से मनके थे और किस धातु से बने हुए मनके थे। कॉर्निलियन जो सुंदर लाल रंग, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्स, सेलकड़ी के पत्थर से बने हुए मनके मोती, तांबा, कांसा, तांबा, कांसा, सोना, शंख, फयांस और पक्की मिट्टी से बने हुए मनके प्राप्त हुए हैं। लिख लिया? यस सर। कंप्लीट। चले आगे। यस सर। अब देखिए ये लिख लिया मनकों का आकार। जो मनके होते थे वो किस आकार के बने हुए रहते थे। मनकों का आकार
कि जो मोती बने हुए थे, मन के बने हुए थे, ये तो हमने देख लिया कि मन के किस किस से बने हुए हैं, ये तो हमने देख लिया। लेकिन मनकों का जो आकार होता था वो किस प्रकार का होता था, तो आप लिख लीजिए चक्राकार, चक्राकार, बेलनाकार, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, गोलाकार, ढोलाकार, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। ये लो, ये हो गए आपके मनकों का आकार कि मनके कैसे होते थे, चक्राकार, चक्र की तरह, बेलनाकार, गोल, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित, जैसे पत्थर का टुकड़ा हुआ है, खंडित टूटा हुआ, उस प्रकार से। लिख लिया? यस सर। हाँ बेटा। सर नोट्स हमें ही बनाने हैं क्या? नोट्स बेटा आप लिख रहे नहीं हो क्या अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको? हमें ही बनाने हैं ना? हाँ आपको ही बनाने हैं बेटा, अब तो सेशन चलेगा, जब भी चलेगा तब से आप बनाते जाइए। आपको चाहिए क्या नोट्स? बेटा जो चीज पढ़ाई जा रही है ना, इस चीज के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, या ना कुछ ऐसी चीजें जो छूट गई है, कुछ भी छूटा नहीं है, वही चीजें हैं जो अपने सामने हैं। तो जो चीज पढ़ाई जा रही है या जो चीज बताई जा रही है उसको आप ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, और जो भी चीज मैं कहूं उसको आप लिखते जाइए, या आपके पास बुक होगी उसमें आप उस चीज को क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए कि भाई ये चीज सर ने बता दी है, ये चीज यहाँ तक बता दी। बाकी जो चीज लिखने की होती है वो ऑलरेडी मैं खुद बोर्ड पे लिख देता हूँ, साइड में हो जाता हूं, ताकि आप आसानी से उस चीज को लिख सकें, उस चीज को समझ सकें। फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे से उस चीज को कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। आज का टॉपिक हो चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे नंबर है, फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप बेटा पर्सनली मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा?